अच्छा जी। ये है चैप्टर नंबर 4 और इसके जो कंटेंट्स हैं तो पहले उन पे बात होगी। जो रिड्यूस सिलेबस है, आपने सारा सिलेबस जो पुराना था वो आपने नहीं तैयार करना। आपने सिर्फ एनुअल एग्जाम के लिए ये वाले कंटेंट्स आपने तैयार करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चंद बातें ज़रूरी, एक तो ये सिलेबस है, इस पे हम बात कर रहे हैं और दूसरा ये भी याद रखिएगा कि ओनली दोज एमसीक्यूज एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस related to the topics included in the reduced syllabus may be considered for evaluation or assessment। मतलब कि जो टॉपिक्स हैं तो उन टॉपिक्स के साथ जो एमसीक्यूज हैं एक्सरसाइज वगैरह में तो वो आएंगे, और टॉपिक्स के अलावा जो एमसीक्यूज हैं तो वो नहीं आएंगे। दूसरी बात कि ये जो हमारी बुक में साइंस और टेक्नोलॉजी और इस तरह सेल्फ असेसमेंट असेसमेंट वगैरह, तो उनमें से भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ वही एमसीक्यूज और वही न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि इन टॉपिक्स के साथ रिलेटेड हों। मतलब यहाँ पे जैसे कि ये है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, तो इस पे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं तो वो आएंगे। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें बायर्स लॉ नहीं है, तो इसमें तो उस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि इधर वंडरवॉल इक्वेशन के बारे में कोई बात नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि वंडरवॉल इक्वेशन पे कोई एमसीक्यूज कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लें, यह है चैप्टर नंबर 4। इसी तरह हर एक चैप्टर के बिल्कुल इब्तिदा में मैं आपको कंटेंट्स के बारे में पहले बता दिया करूंगा, ताकि हर स्टूडेंट को पहले से ही पता हो कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जनाब पहला टॉपिक क्या होगा? ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो, और ज़ाहिर है इसमें चार्ल्स लॉ की भी बात हो रही है। अच्छा, फिर इसके बाद है एवोगाड्रोस लॉ, फिर है डिराइवेशन ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन यानी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, फिर गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू। ठीक है, तो सिर्फ इसकी वैल्यू हमने डिराइव करनी है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, और आखिर में फिर है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मतलब आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे गैसेस की जो लिक्विफिकेशन है उस पे बात नहीं हुई। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लाज्मा जो पिछले सिलेबस में था पुराना जो हमारा है, तो प्लाज्मा के बारे में कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो मतलब मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमने इस सिलेबस के मुताबिक जाना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं, और चैप्टर नंबर 4 गैसेस से हम स्टार्ट ले रहे हैं, और ये है स्टेट्स ऑफ द मैटर पार्ट 1 गैसेस। गैस मैटर का एक ऐसा स्टेट है कि सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि वॉल्यूम भी वेरिएबल है और साथ साथ इसका शेप भी वेरिएबल है। गैस को आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी कंटेनर का शेप जो है वो इख्तियार कर लेगा। अगर आप गैस को कंपेयर करते हैं लिक्विड और सॉलिड के साथ, तो जरा देखिएगा कि गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है, सॉलिड के दोनों कांस्टेंट हैं, और लिक्विड का शेप तो वेरिएबल है लेकिन वॉल्यूम जो है वो उसका कांस्टेंट है। मतलब कि अगर आपके पास 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है जी, उसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो उसका शेप है वो वेरिएबल है। अगर आप वो 1 लीटर पानी जिस कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर का वो शेप इख्तियार कर लेगा। जो मैटर के मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, इस वक्त तो हम गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस इज स्टेट ऑफ मैटर, और इसके बाद फिर लिक्विड है, इसके अलावा सॉलिड और प्लाज्मा और लिक्विड क्रिस्टल पांचवा स्टेट है, और इस तरह बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, या जिसे हम कहते हैं सुपर एटम्स। तो ये मैटर के डिफरेंट स्टेट्स हैं, इस वक्त हम गैस की बात कर रहे हैं। तो जनाब पहले टॉपिक की जानिब हम आ रहे हैं, और वो है चार्ल्स लॉ और एब्सोल्यूट जीरो। चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ जो है तो ये जैकस चार्ल्स ने डिस्कवर किया इस लॉ को 1787 में। अच्छा, लॉ के मुताबिक किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि चार्ल्स लॉ के लिए दो चीजें कांस्टेंट है। एक तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, ठीक है, यानी मास या मोल्स, तो वो कांस्टेंट है। दूसरा चार्ल्स लॉ के लिए प्रेशर भी कांस्टेंट है। सो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखिएगा ये एब्सोल्यूट जीरो की बात नहीं हो रही, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल।
जो कि थर्मोडायनामिक स्केल है हमारा। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड मास एंड प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट। मतलब मास भी कांस्टेंट जैसे कि मैंने कहा यानी मोल्स, और प्रेशर भी कांस्टेंट हो। तो फिर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ता जाएगा। आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अभी इक्वेशन में आप देख लेंगे कि रेशो जो है किसकी, रेशो ऑफ द वॉल्यूम टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी V by T that will remain constant as long as मास एंड प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट। यानी मास, अब ये यहाँ पे बात याद रखिएगा कि हम जो कहते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस, तो ये भी याद रखिएगा कि प्रेशर ऑफ द गैस और प्रेशर ऑन द गैस दे आर सेम, बिल्कुल बराबर होते हैं। सो जब प्रेशर और मास कांस्टेंट होगा दोनों गैस का, तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। केल्विन टेम्परेचर को आपने डबल कर दिया तो वॉल्यूम भी डबल होता जाएगा। मतलब ये है, आप इधर देख रहे हैं ये कंटेनर है सिलेंडर, और इसका जो बेस है वो कंडक्टिंग मटेरियल का है। इधर आप पिस्टन देख रहे हैं, पिस्टन के ऊपर ये छोटा सा ब्लॉक है जो कि प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप इसे हीट करते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कोलिजन होती है, लिहाजा गैस गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और ऊपर से जो प्रेशर है वो तो वही है, कांस्टेंट है। तो लिहाजा अब ये वॉल्यूम जो है ये बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो T1 से आपने T2 कर दिया तो वॉल्यूम जो है तो वो V1 से V2 हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, T1 से T2 कर दिया तो वॉल्यूम भी V1 से V2 हो गया है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, अगर गैस का वॉल्यूम V से हम रिप्रेजेंट करें और गैस का टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर कैपिटल T से जाहिर करें, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और अब प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, तो वो यहाँ पे है K। अच्छा, या हम कह सकते हैं कि इस तरह कि अगर t को हम डिवाइड करें इधर भी के तो कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे आ जाता है, तो जो भी प्रोडक्ट में होता है, जो मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो जब आप इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले जाते हैं तो वो डिवीजन में चला जाता है। सो दोनों साइड को हमने कैपिटल T से डिवाइड किया तो यहाँ पे V by T इज इक्वल टू K इज कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, V by T इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब ये है कि V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। और इसी तरह अगर आपने टेम्परेचर फर्दर बढ़ा दिया, T3 कर दिया, तो फिर जो उस T3 पे जो वॉल्यूम है वो V3 होगा, और अगर उस V3 पे आप उसको डिवाइड करें T3 से तो एक ही वैल्यू आएगी। मिसाल के तौर पे कंसिडर करते हैं आप ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर को डबल करेंगे वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। ठीक है जी, यानी जब आपने इसको T1 से 2T1 कर दिया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 2V1 हो जाएगा, तो वो 2 कैंसिल हो जाएंगे, फिर वही आएगा V by T। अच्छा, अब हम अगर इस चार्ल्स लॉ के लिए प्लॉट्स की बात करें, ग्राफ की बात करें, तो इधर आप देख रहे हैं कि हमने वर्टिकल पे लिया हुआ है वॉल्यूम और हॉरिजॉन्टल पे हमने लिया हुआ है टेम्परेचर एंड केल्विन। ये भी याद रखिएगा कि जो जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो इसमें जो कंट्रोलेबल वेरिएबल होता है, कंट्रोलेबल, जैसे जैसे आप चेंज करते हैं तो उसको आप हॉरिजॉन्टल पे लेंगे, उसको आप एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो नॉन कंट्रोलेबल है उसको आप वाई एक्सिस पे लेंगे। अच्छा, अब ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास इस तरह एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और इसको हम कहते हैं ये आइसोबारिक ला, भी इसको आप कह सकते हैं, चार्ल्स लॉ को आइसोबारिक ला। आइसोबार, आइसो का मतलब तो है सेम या कांस्टेंट, और बार का मतलब क्या है, प्रेशर के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता रहा है, तो आइसोबार कहलाएगा। अच्छा, अब इधर आप ये देख सकते हैं कि हमने वर्टिकल पे V by T लिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल पे T है। तो इधर हम देख सकते हैं इस ग्राफ में कि प्लॉट ऑफ वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, और इस वक्त जो है प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो प्लॉट है तो वो V by T और कैपिटल T का है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं, हमने देखा था कि V by T की जो वैल्यू है वो वहीं रहेगी। आप देख रहे हैं ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, और इसी तरह ये ग्राफ जो है यहाँ से नीचे भी नहीं आ रहा। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपके पास जो V by T की वैल्यू है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। V by T कांस्टेंट है, टेम्परेचर को आप बढ़ाते जा रहे हैं, V by T की वैल्यू बढ़ती नहीं जा रही, कांस्टेंट है। अच्छा, हाँ ये है
क्या टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन जब आप टेम्परेचर को भी लेट्स से 3 गुना ज़्यादा कर लेंगे तो ये 3T1 हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी 3V1 हो जाएगा, तो वो 3 के साथ फिर कैंसल होके तो V/T की वैल्यू वही रहती है। अच्छा, अब हम आते हैं जो कि हमारे रिड्यूस सिलेबस में दिया गया था ना कि चार्ल्स लॉ, और वहाँ पे बात की गई थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ज़ीरो, और उसको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पर और उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। चार्ल्स लॉ एंड एब्सोल्यूट ज़ीरो। देखिए, चार्ल्स लॉ तो अगर हम पहले इस ग्राफ पे थोड़ी सी बात कर लें तो बाद में हम चार्ल्स लॉ पे आ जाएंगे और एब्सोल्यूट ज़ीरो पे। आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल पे ये टेम्परेचर है, लेकिन नोट कीजिएगा कि जनाब टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस में है। टेम्परेचर जो है ये डिग्री सेल्सियस में है। अच्छा, वर्टिकल पे हमने लिया हुआ है वॉल्यूम। चार्ल्स ने यह नोट किया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या है वो भी बढ़ता है, तो ग्राफ ऐसे जा रहा है। अगर हम टेम्परेचर को कम करें, इधर आए, तो वॉल्यूम भी कम होगा, तो ग्राफ नीचे आ रहा है इस तरह। फिर आप देखें ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं है, ठीक है। कोई वॉल्यूम तो होगा, ज़ाहिर हम जानते हैं कि अगर आप लेट से 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल गैस का जीरो पे वॉल्यूम बनता है 2.4 लीटर बनता है या DMQ बनता है। तो आपने जितने भी मोल्स लिए उसकी मुनासबत से जीरो पे कोई ना कोई वॉल्यूम तो होगा, तो जनाब वो वॉल्यूम आ गया है यहाँ पर, सही, ये वॉल्यूम। अच्छा, अब अगर आप टेम्परेचर जीरो से कम करते हैं, फर्दर 0 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं, तो फिर अगेन वॉल्यूम कम होता जाएगा, इस तरह। आप देख रहे हैं यहाँ तक तो इन्होंने उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी तो उसके मुनासबत से इन्होंने टेम्परेचर कम किया और इन्होंने देखा कि वॉल्यूम कम होता है, टेक्नोलॉजी थी। लेकिन इसके बाद फिर उनके पास कोई तरीका नहीं था कि फर्दर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, लेकिन ग्राफ ऑलरेडी हमें कह रहा है। लेकिन हम अगर इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं, ऐसे आगे जाएं, देखें बिल्कुल उसी सीधे लाइन में, तो ये जो हमारे पास टेम्परेचर एक्सिस है, टेम्परेचर एक्सिस, यहाँ पे आप टेम्परेचर नोट करें, ये क्या है, ये 273.15, ये वो टेम्परेचर है कि जिस पे गैस का कोई वॉल्यूम नहीं, आप देख रहे हैं वर्टिकल पे वॉल्यूम है। अगर आपने ये टेम्परेचर लिया, ये टेम्परेचर, तो गैस का ये वॉल्यूम है। इसी तरह अगर आप ये टेम्परेचर लिया तो देखिए लाइन लगाएं तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, तकरीबन इतना बनता है, सही है। अगर आप चले ये टेम्परेचर लेते हैं -200 से भी कम है ना, तो अगर आप यहाँ पे लाइन लगाएं तो ये वॉल्यूम कितना बनता है, तकरीबन ये वॉल्यूम बनता है। अच्छा, लेकिन अगर आप 273 तक चले जाते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस, तो इस पे गैस का वॉल्यूम जीरो है, ठीक है। दर हकीकत ये लोवेस्ट टेम्परेचर है, थ्योरेटिकल जो हम कह सकते हैं, इस पे हम बात अभी कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है, इसमें आप एक रेक्टेंगल नोट कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी। देखें ये जो है, ये 90 का एंगल है, ये इसका बेस है, और ये इसका वर्टिकल है। वर्टिकल जो है तो वो वी नॉट है, वी नॉट। अब इसने ये नोट किया कि वॉल्यूम, इस ग्राफ का जो स्लोप आता है वो दर हकीकत परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है वी नॉट और बेस जो है वो 273 है। सो वी नॉट बाय 273, ये वो फ्रैक्शन है कि जिससे किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। देखिए ना, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, या तो बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। और इसके लिए इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय, दर हकीकत वी नॉट बाई, यहाँ पे आया नहीं है वो, लेकिन वी नॉट बाई 273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree of rise or fall of temperature, provided mass and pressure of the gas remain constant। चलिए जी, हम जरा इस पे बात कर लेते हैं, जरा इधर देखेंगे, इजी है। If volume of a gas at 0 degree Celsius is V naught, जैसा कि इधर है, जीरो पे वॉल्यूम कितना है, V naught है। सो अब चार्ल्स लॉ के मुताबिक ये जो डेफिनेशन है, इस पे हम वापस आएंगे। चार्ल्स लॉ के मुताबिक कि वॉल्यूम जीरो पे हमने लिया वी नॉट, अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा, वी नॉट तो है, जीरो पे है, आपने टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया, तो 1 डिग्री के लिए कितना इजाफा होगा, वी नॉट बाई 273 इजाफा होगा। फिर जब आपने टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा दिया, तो वी नॉट तो था जीरो पे, तो ये जो 2 डिग्री आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इसके लिए जो वॉल्यूम में इजाफा होगा, हर 1 डिग्री के लिए वी नॉट बाई 273 का इजाफा है। तो एक मरतबा वी नॉट बाई 273, फिर दूसरी मरतबा वी नॉट बाई 273, तो ये हमने लिखा है 2 वी नॉट
बाय 273। इसी तरह आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कैसे आपने कर दिया है 3 डिग्री सेल्सियस, तो इस पे 0 पे वॉल्यूम था V नॉट, और हर 1 डिग्री के लिए कितना इजाफा होगा V नॉट बाय 273। तो V नॉट बाय 273 प्लस V नॉट बाय 273 प्लस V नॉट बाय 273, तो जनाब ये बन गया है 3 V नॉट बाय 273। तो चार्ल्स लॉ की ये जो डेफिनेशन है, यहाँ पे एक चीज आप लिख लें, ये स्लाइड में नहीं है, तो वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय V नॉट बाय 273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ओरिजिनल वॉल्यूम 0 पे कितना था, वो V नॉट है, तो V नॉट बाय 273 का इजाफा होगा। अच्छा, हम जनरली ये बात कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम एट मिसाल के तौर पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर ये होगा V नॉट प्लस 4 V नॉट बाय 273। और इसी तरह अगर हम जस्ट कह दें कि टी टेम्परेचर है, लेट्स से, ठीक है जी, यानी 1 2 3 4 5 नहीं, जनरल हम कर देते हैं टी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल, तो ये आएगा हमारे पास वॉल्यूम एट T1 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होगा, उसको हम ले लेते हैं V1, और वो V1 जो है वो बराबर होगा V नॉट प्लस V नॉट बाय 273, और ये आपके पास है टेम्परेचर T1। हम जरा इधर आ जाते हैं। अच्छा जी, तो आप इधर देखिए ना, ये टेम्परेचर है, वॉल्यूम एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये है V नॉट प्लस 3 V नॉट, यानी टेम्परेचर इनटू V नॉट। तो यहाँ पर यही मैंने क्या हुआ कि वॉल्यूम एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना है V1, तो ये आएगा हमारे पास V नॉट प्लस, ठीक है जी, V नॉट इंटू T1, यानी T1 इंटू V नॉट बाई 273, यानी ये V नॉट बाई 273 तो है, ठीक है। इधर जरा इसको कंपेयर करें ना, एक मिनट, ये क्या है 3, ये टेम्परेचर है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ, तो V नॉट इंटू 3, तो जरा इधर देखें, अब ये आ जाता है V नॉट इंटू T1 बाई 273, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, मैंने सिंपल कर दिया, इधर मैंने लिख दिया कि ये V1 है, और एलसीएम ले लिया 273, ठीक है जी, और फिर मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 273 इंटू वी नॉट, फिर 273 इसके साथ मल्टीप्लाई किया इस फैक्टर के साथ, तो 273 और 273 कैंसिल हो जाते हैं, रह जाएगा वी नॉट इंटू T1, तो ये मैंने लिखा है वी नॉट इंटू T1। अच्छा, फिर यहाँ पर वी नॉट है और इधर भी है, तो इन दोनों में से हमने ये कॉमन ले लिया, तो V1 बराबर होगा वी नॉट, यानी इधर भी मौजूद है, यहाँ पर भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या रह गया है, ये है 273 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 273, वो तो वहां भी है, इधर भी आ गए। सिमिलरली अगर हम यूं कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये तो था T1, अब T2 पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो V2 होगा, और यहाँ पे V नॉट वही कांस्टेंट 273 इधर कांस्टेंट, प्लस उधर T1 लिखा है, यहाँ पे क्या होगा T2 होगा, और 273 उधर भी है उधर भी। सो ये हमारे पास दो वॉल्यूम्स आ गए, ये मिसाल के तौर पे लोअर टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है। सो एक टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम आ गया और दूसरे टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम आ गया। अब हम यूं कर लेते हैं कि इस एक इक्वेशन को दूसरे पे डिवाइड कर लेते हैं, इधर जस्ट आपने लाइन लगा दी, डिवाइड किया, तो ये आएगा V1 बाई V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए ना, ये लिखा हुआ है V नॉट 273 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 273, तो इधर मैंने यहाँ लिख दिया ये पूरा फैक्टर, फिर लिखा है डिवाइडेड बाय, तो हमने कर दिया V1 डिवाइडेड बाय V2, तो ये है V1 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, ये है V2, सही। अच्छा, अब डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया है, और ये रूटीन है, आप जानते हैं कि इस तरह हम फिर इस पूरे फैक्टर को अपसाइड डाउन कर लेते हैं, जैसे कि वहां पे वी नॉट इंटू 273 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 273 है, तो इधर 273 ऊपर लिख दिया है और वो फैक्टर नीचे लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई करके ये इसको उल्टा कर दिया। आप जानते हैं कि जब डिवीजन जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो, तो इस फैक्टर को हम उल्टा कर देते हैं। अब ये भी नोट कीजिएगा कि ये वी नॉट उधर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय वी नॉट, ये तो ये वी नॉट और ये वी नॉट दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 273 यहाँ पे है डिवीजन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 273 इस 273 के साथ कैंसिल होगा, तो क्या रह जाता है 273 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 273 प्लस T2, तो ये आ गया 273 प्लस T1
डिवाइडेड बाय 273 प्लस T2। या हम कह सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल 2 + 4 = 6, तो 4 + 2 = 6। तो ये हमने T1 को पहले लिख दिया, 273 को बाद में लिखा, T1 + 273 और T2 + 273। ये नोट कीजिएगा कि ये जो T1 है ये दर हकीकत टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। आपने इसके साथ 273 ऐड कर दिया है, सो अब ये बन गया है टेम्परेचर इन केल्विन। ये है 273 प्लस T1 या T1 + 273, तो कैपिटल T1 आ गया। ये कैपिटल T जो है तो ये टेम्परेचर है इन केल्विन, और स्मॉल t जो है तो ये टेम्परेचर है इन सेल्सियस। तो जनाब हम यूं कर लेते हैं कि अब इस इक्वेशन पे जरा नजर डालें। ये आ गया T1 + 273, ये है T2 + 273। तो यहाँ पे लगा दीजिएगा कैपिटल T1, यहाँ पे लगा दीजिएगा कैपिटल T2, तो ये आएगा V1/V2, ये आ जाएगा T1/T2। ये है ये T1 + 273, T2 + 273। तो जनाब ये आ गए V1/V2 और इज इक्वल टू T1/T2। अच्छा, फिर हमने क्रॉस कर दिया, T1 यहाँ पे कर दिया, V2 उधर कर दिया, बिकॉज हम दोनों स्टेट्स यानी जो इनिशियल स्टेट है V1 T1 वाला और जो फाइनल स्टेट है उनको अलग अलग कर रहे हैं। सो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, और ये आप जानते हैं ये चार्ल्स लॉ है, बिकॉज जब ये V1/T1 और V2/T2 ये बराबर हैं तो इसका मतलब है कि V/T कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है मिसाल के तौर पे उसको हम k ले लेते हैं, तो फिर आप t को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा। कांस्टेंट हटा के तो प्रोपोर्शनलिटी या साइन आप लगा लेते हैं, और ये क्या है, ये है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केल्विन टेम्परेचर। तो जनाब इससे जो दूसरी जो डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन जो हमने की थी, ये कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज होगा और या डिक्रीज होगा कितना, V0/273, हर 1 डिग्री के लिए इतना इजाफा होगा या इतनी कमी आएगी। हमने इजाफे की बात कर दी और फिर हमने चार्ल्स लॉ भी हासिल किया इस से। अब हम जरा वॉल्यूम नेगेटिव टेम्परेचर में, अपने अब तक तो टेम्परेचर हमने 0 से बढ़ा दिया ना, 1 डिग्री कर दिया, फिर 2 डिग्री कर दिया, फिर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब जरा कम कर लेते हैं, 0 से टेम्परेचर को हम कम कर लेते हैं, यानी -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, इस तरह। वॉल्यूम ऑफ अ गैस 0 पे कितना बनता है, 0 पे ये बनता है V0, और -1 पे कितना होगा, -1 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये V0 तो अब तो कमी आएगी, बिकॉज आपने माइनस कर दिया है टेम्परेचर, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय V0/273, इतना। तो अब चूंकि आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो जनाब 0 पे तो V0 था, तो कमी कितनी आएगी, V0/273 आएगी। जब आपने टेम्परेचर -2 कर दिया तो V0 और फिर -V0/273, तो कितना हो गया, 2 डिग्री है तो 2 मरतबा ये आएगा V0/273, फिर -V0/273। तो ये हमने लिख दिया है -2V0/273। इसी तरह आप टेम्परेचर कम करते जाएं करते जाएं। चले जी, हम पहुंच गए -273 डिग्री सेल्सियस तक, टू -273 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर है, ठीक है जी, इधर था -2 तो इधर भी हमने लिख दिया -2। तो जनाब अब आपने कर दिया -273, तो आप इसको कर दें इधर -273, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो वॉल्यूम एट -273 कितना आता है, ये आएगा 273 इंटू V0/273। तो जनाब जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो हमारे पास आ जाता है V0, ये दोनों कैंसिल हो गए, -V0, तो V0 - V0 इज 0। तो जनाब ये हमारे पास क्या है, ये वो टेम्परेचर है कि जिस पे हमने इब्तिदा में बात की थी कि इस पे गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि दस द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम 0 एट -273.15, या कुछ बुक्स लिख लेती हैं 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड। दर हकीकत तमाम जो गैसेस हैं वो बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर वो लिक्विफाई हो जाती हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। इस टेम्परेचर पे कोई गैस रहता नहीं है। ये जो टेम्परेचर है कौन सा, -273, जिस पे हमने थ्योरेटिकली देखा गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो गया। सो दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट 0। इसको एब्सोल्यूट 0
कहा जाता है। बिकॉज़ ये एग्ज़ैक्ट 0 है, इससे लो टेम्परेचर मुमकिन नहीं है, ठीक है? इसलिए इसको इसलिए एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जो सेल्सियस का है, डिग्री सेल्सियस का सेल्सियस स्केल पे जो 0 है, तो वो एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है बिकॉज़ उस 0 से लो टेम्परेचर मुमकिन है। लाइक -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जनाब ये जो केल्विन का 0 है ना, 0 केल्विन, इट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं है। आप नहीं कह सकते कि किसी जगह का टेम्परेचर -10 केल्विन है, -20 केल्विन नहीं, 0 केल्विन से लो टेम्परेचर मुमकिन नहीं है। तो इसको भी आप एब्सोल्यूट ज़ीरो कह सकते हैं, याद रखें ये -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड is absolute zero. It is equal to 0 Kelvin. दर हकीकत हुआ ये कि इस टेम्परेचर पे, बल्कि इस टेम्परेचर से बहुत अर्ली इसके डिस्कवर होने से एक साइंसदान था बोस, एक मैथमेटिशियन था। उसने कुछ कैलकुलेशन कर दी थी और उसने एक नए स्टेट को, मैटर के नए स्टेट को उसने प्रिडिक्ट कर दिया था। फिर आइंस्टाइन ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला और इस टेम्परेचर से बहुत पहले 0 केल्विन नहीं, इससे बहुत पहले हम बात कर लेते हैं, ये तकरीबन 20 नैनो केल्विन टेम्परेचर था। 20 नैनो केल्विन यानी 0.000 इस तरह। तो इस टेम्परेचर पे इन्होंने देखा कि मैटर का एक नया स्टेट हुआ, स्टेट डिस्कवर हुआ। आर्गन गैस इन्होंने ली थी और वो इसका टेम्परेचर कम करते गए और 20 नैनो केल्विन जो है, तो इस टेम्परेचर तक पहुंचते-पहुंचते उसका जो मैटर का जो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर था, जैसे कि एटम में शेल्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वो वाला नहीं रहा, बल्कि एक नए स्टेट में ये कन्वर्ट हुआ और इस तरह के जो नॉर्मल एटम है, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वर फीलिंग डिजीनेस सम सॉर्ट ऑफ, के उस टेम्परेचर से उस टेम्परेचर तक पहुंचते-पहुंचते। तो जनाब 20 नैनो केल्विन इट इज़ अब तक जो एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर है, तो हर साल इसमें बस 1-2 ज़ीरोस का इज़ाफ़ा हो जाता है। 0 केल्विन जो है ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, लेकिन ये थ्योरेटिकली है। एक्सपेरिमेंटली ये अचीव नहीं होगा बिकॉज़ 0 केल्विन का मतलब होगा कि 0.00000 आखिर तक तो ये इतनी ज़ीरोस तो कभी आएँगे नहीं। ये वो टेम्परेचर है, ये आप देख रहे हैं। जो अब तक लोवेस्ट आ गया है 1999 में, ये 100 पिको केल्विन तक, 100 पिको केल्विन, पिको 10 पावर -12। तो ये वो टेम्परेचर है कि अब तक हासिल हो चुका है। आप देख रहे हैं कितने ज़ीरो है, 0.000 और 9 ज़ीरो आ गए, तो हो जाएगा 5-6 साल बाद इसमें मज़ीद 2-3 ज़ीरो, फिर चले 20 साल बाद इसमें 30 ज़ीरो हो जाएँगे और इस तरह मज़ीद मिसाल के तौर पे। लेकिन ये एग्ज़ैक्ट 0 केल्विन के बिल्कुल उस तक हो, तो ये मुमकिन नहीं है। सो इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज़ थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल, ठीक है जी? सो ये है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है यूनिवर्स का, तो जनाब वो है 2.73 केल्विन। यूनिवर्स में किसी भी जगह का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, बल्कि जो एवरेज टेम्परेचर है, तो वो है 2.73 केल्विन।